हर हर महादेव। तो मैं हूँ यशवर्धन जोशी। तो अक्सर आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो क्या है काला जादू? हम सोचते हैं कि काला जादू जो होता है वो लोगों की अक्सर वाट लगाता है और वाट लगाने में यूज़ होता है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। कुछ लोग होते हैं जो काले जादू का यूज़ अच्छे के लिए भी करते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। तो ब्लैक मैजिक है, उसकी एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। तो सुनाता हूँ कि कैसे एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त पर काले जादू का यूज़ किया। अब स्टोरी रियल है लेकिन नाम थोड़े हम चेंज करेंगे। तो चलो रखते हैं कि कार्तिक और सुरेश। तो कार्तिक और सुरेश काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इतने अच्छे दोस्त थे, मतलब कि सिर्फ कहने के ही दोस्त थे वैसे भाई भाई, ऐसे पक्के दोस्त थे। तो होता कुछ ऐसा है कि कार्तिक और सुरेश जहाँ पर भी जाना हो साथ में जाते थे, गेड़ी वेड़ी मारने कहीं पर भी जाते थे साथ में ही जाते थे। चाय वाय की टपरी पर पहुँच जाते थे तो दोनों साथ में होते थे, कहीं खाने तो दोनों साथ में, खेलने साथ में, अपने ग्रुप के साथ बाहर जाना है तो भी साथ में। मतलब कि कार्तिक और सुरेश दोनों एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते थे। मतलब कि इतने पक्के दोस्त थे कि जहाँ पर भी जाना है दोनों साथ में ही जाते थे। तो कार्तिक जो था, उसके पापा जो थे वो भाई पैसों वैसों में काफ़ी तगड़ी पार्टी थी, माल वाल काफ़ी था, खोके भर उनके घर पे पड़े रहते थे यूँ इधर उधर। पर सुरेश जो था ना वो मिडिल क्लास से था, मतलब कि एकदम उसके घर पे इतनी ज़्यादा पैसे नहीं थे, मतलब कि सोचना भी नहीं पड़े उड़ाने से पहले। लेकिन कार्तिक जो था ना भाई वो रिच किड था। तो रिच किड था, मतलब उसको कुछ भी 500-1000 रुपये उड़ाना तो यूँ उड़ा देता था। तो होता है ना कि अपने ग्रुप में कोई अगर पैसे वाला बंदा हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ग्रुप में, और जो मतलब सब ग्रुप के पीछे खर्चा करता हो उसकी वैल्यू भी ग्रुप में ज़्यादा होती है। तो कुछ हुआ ऐसा कि कार्तिक और सुरेश तो वैसे अपने दोस्ती थे पक्के, लेकिन उनका एक ग्रुप भी था और ग्रुप में दूसरे भी लोग तो होते हैं। तो जो कार्तिक और सुरेश के म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, तो वो जो थे वो उनका एक ग्रुप था। अब हर बार की तरह क्या था कि कार्तिक जो था वो अपने ग्रुप के पीछे अंधाधुन खर्चा करता था भाई। यूँ गेड़ी वेड़ी मारने चले गए, नाश्ता वास्ता किया तो 500-1000 रुपये कार्तिक ने निकाल कर दे दिए, ये लो भाई मेरी तरफ से पार्टी आज। हर रोज़ ऐसा चलता गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि कार्तिक की वैल्यू ग्रुप में बढ़ने लगी। अब सब लोग भाई कार्तिक 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 ही करते थे, उसके पीछे ही घूमते थे यूँ ये वो सब। तो कार्तिक को थोड़ा ऐसा एटीट्यूड आ गया कि भाई अपने पास तो बहुत पैसा है, वो हम गुजराती में कहते हैं ना कि गांडो रुपयो से आपड़ी जोड़े, ये मतलब ऐसा भी कार्तिक के मन में ऐसा ही था कि अपने पास तो भाई काफ़ी पैसे है, तो क्या करें भाई उड़ाएंगे। तो ये देखकर सुरेश को थोड़ी बहुत जलन होती थी कि भाई कार्तिक यार दूसरों के पीछे पैसे उड़ा रहा है, उसकी वैल्यू काफ़ी है, मैं तो भाई क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो मतलब वो डीमोटिवेट होता था अपनी लाइफ में, कुछ भी करने जाता था तो कार्तिक तो वैसे पैसे वाला है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो सब उसके दिमाग में यही सोच चलती रहती थी। अब एक सिंपल चीज़ है कि जितनी अच्छी दोस्ती होती है ना, अगर वो बिगड़ती है ना तो वो इतनी अच्छी ही बिगड़ती है, ये एक चीज़ होती है। तो कार्तिक धीरे धीरे अपने ग्रुप में भाई ज़्यादा फेमस होने लगा, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में। लेकिन जो सुरेश था ना वो भाई धीरे धीरे जलता रहता था कार्तिक से कि यार कुछ ना कुछ करूं, मेरे पास भी ऐसे पैसे होते तो मैं भी यार आज बाइक वाइक लेकर, गाड़ी वाड़ी लेकर कॉलेज आता, सब अपने ग्रुप के पीछे खर्चा करता और मैं भी एकदम सबके पीछे खर्चा करके अपनी वैल्यू बढ़ा लेता। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, अब सुरेश की नफ़रत किस हद तक चली जाएंगी ये कार्तिक को पता भी नहीं था। होता कुछ ऐसा है कि एक बार की चीज़ है कि कार्तिक का बर्थडे होता है और उसके जस्ट 5 दिन के बाद सुरेश का भी बर्थडे होता है। तो कार्तिक ने तो सोच रखा था कि भाई अपने बर्थडे में भाई सब बुलाएंगे दोस्तों को, पार्टी वार्टी करेंगे रात को और मज़े करेंगे, जितने भी मेरे पास सेविंग है वो उड़ा दूंगा। अब भाई देखो कार्तिक तो पैसे वाला बंदा था ना, उसके पास तो सेविंग भी 15-20 हज़ार 50 हज़ार से ऊपर होंगी, और ये अपने भाई सुरेश ये 500-1000 रुपये उसके पास होंगे। तो सुरेश कहता है कि चलो मैं कार्तिक को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी तरह भी वो बर्थडे बनाए, ताकि मेरे बर्थडे में लोग ये ना सोचे कि भाई सुरेश तो यार क्या ही है ये वो सब। तो सुरेश चुपके से कार्तिक के पास जाता है और बोलता है कि भाई यार कुछ कर, तू भी अपना बर्थडे यार मेरी तरह ही मनाना, तो यार मैं अपने ग्रुप में नीचा ना दिखूँ। तो कार्तिक कहता है अब छोड़ना भाई, इसमें क्या है। पर फिर भी सुरेश उसको मना लेता है। कार्तिक ने कहा ठीक है चलो भाई, हम दोनों एक ही जैसा बर्थडे मनाएंगे कि ग्रुप में ऐसा ना लगे कि तू ये है, मतलब तेरे पास पैसे नहीं है, सेविंग नहीं है, ये वो सब, मतलब तू ग्रुप में नीचा ना दिखे। तो कार्तिक ने वादा कर लिया
और अब मेन चीज़ तब होती है जब कार्तिक का बर्थडे होता है, और कार्तिक के बर्थडे के दिन कार्तिक ने वो वादा तोड़ दिया और अपना बर्थडे इतना मस्त मनाया भाई, जम के पार्टी की, जम के खर्चा किया, 10 12 15 हज़ार रुपये यूं ही उड़ा दिया। सबको गाड़ी लेके ले गया होटल में और वहाँ पे पार्टी वगैरह की, 15 20 हज़ार रुपये उड़ा दिए यूं ही। अब ये चीज़ देखकर टेंशन हुआ भाई अपने सुरेश को कि यार इतने सारे पैसे खर्च करके अपना बर्थडे ऐसा मनाया है, अब मैं क्या करूँगा। जब सुरेश का बर्थडे आया तो भाई बेचारे ने 500 रुपये का खर्चा किया और छोटी मोटी केक का ऑर्डर दिया और थोड़ा बहुत नाश्ता करवाया। तो सभी ग्रुप के अंदर यही चर्चा हो रही थी कि भाई देखो कार्तिक का बर्थडे, कहाँ कार्तिक का बर्थडे और कहाँ इस सुरेश का बर्थडे। आधे लोग तो सुरेश के बर्थडे में आए भी नहीं। तो अब ये देखकर सुरेश को काफ़ी बुरा लगा कि यार कार्तिक को मैंने बोला था, फिर भी कार्तिक को दिमाग में ये बात ठहरी नहीं और उसने अपना बर्थडे इतना अच्छी तरह से मना लिया। अब कार्तिक भी था ना यार, एक पैसे वाले बाप की औलाद थी, तो उससे रहा नहीं गया, मना लिया भाई साहब ने बर्थडे। अब इस चीज़ से दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हुआ। अब सुरेश ने सोच लिया था कि मैं क्या करूं कि कार्तिक से धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म कर दूं। और ऐसा एक नहीं, 4 से 5 बार ऐसा हुआ कि कार्तिक और सुरेश के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया उस चीज़ से। तो सुरेश ने धीरे धीरे कार्तिक को बुलाना छोड़ दिया। तो सुरेश ने अगर कार्तिक को बुलाना छोड़ दिया, बाद में कार्तिक को भी यूं लगा कि इस बंदे ने तो भाई मेरे साथ रहा, मेरे पैसे से खाया पिया और अब मेरे को ही बुलाना छोड़ दिया। तो कार्तिक ने कहा कि मैं भाई इसकी अब खींचाई करूँगा कॉलेज में आएगा तो होता है ना, दोनों ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप कॉलेज में, तो एक की खिंचाई करता है, दोनों ग्रुप अपोजिट होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल ही। तो इस तरह कार्तिक बहुत खिंचाई करता था सुरेश की। सुरेश पैदल आता था कॉलेज और कार्तिक अपनी गाड़ी लेके आता था। तो कार्तिक हर बार अपने ग्रुप के बीच में सुरेश को नीचा दिखाता था, हर बार उसको मतलब छोटी मोटी चीज़ों में उसको नीचा दिखाता था और बहुत ही खिंचाई करता था। कार्तिक को लगा भाई सुरेश कुछ नहीं करेगा, लेकिन सुरेश को काफ़ी बुरा लग गया। तो उसको लगा नहीं कि सुरेश इतना दिमाग पे ले लेगा कि वो ये कर बैठेगा। तो सुरेश ने ठान लिया था कि मैं कुछ ना कुछ करके इस बंदे को नीचा गिरा दूंगा। मतलब कि जितने भी पैसे हैं ना इसके पास, वो सारे पैसे मैं यूं ही उसको बेफालतू के उड़ा दूंगा। मतलब कि ऐसा करूंगा कि जितने ही पैसे हैं, अमीर है ना वो गरीब हो जाएगा। तो वो उसके अब अजीबो गरीब नुस्खे ढूंढता रहा, मैं क्या करूँ तो इस बंदे को नीचे गिराऊँ, क्या करूँ। एक ईर्ष्या का भाव था उसके अंदर, मतलब बहुत भाई उसको बहुत जलती थी उससे, कार्तिक से, कि क्या करूँ मैं कार्तिक की वाट लगा दूँ। एक बार उसको कहीं पुरानी सी लाइब्रेरी में से काले जादू के 172 नुस्खे, ऐसा मतलब टाइटल था भाई, मैंने नहीं देखी वो बुक, लेकिन वो बता रहा था कि उस पर लिखा था कि काले जादू के 172 नुस्खे। भाई वैसे लाइब्रेरी में ये सब चीज़ों की अलाउड नहीं होती है, ऐसी सब किताबें रखने के लिए, पर बहुत पुरानी सी लाइब्रेरी थी तो भाई उसने उसमें से उठा ली। अब होता कुछ ऐसा है ना कि काले जादू में 2 तरीके की चीज़ होती है। अगर किसी को आपको डायरेक्टली हानि पहुंचानी हो, किसी को डायरेक्टली हार्म करना हो, तो आपको एक आत्मा हायर करनी पड़ेगी। जैसे हम बॉडीगार्ड हायर करते हैं ना, भाई उसमें आत्मा भी हायर कर सकते हैं, आत्मा को ऑर्डर दे सकते हैं भाई जाओ उसकी वाट लगा दें। और दूसरी तरीके इनडायरेक्ट होता है, दूसरा तरीका मतलब कि तुम ऐसा कुछ करो, ऐसी नेगेटिव एनर्जी को बुलावा दो जो धीरे धीरे करके उसके घर का नुकसान करते उसको एकदम नीचे ला देगी। लेकिन भाई अपने भाई के अंदर तो बहुत बड़ा कीड़ा था। उसने सोचा कि धीरे धीरे तो कुछ होता ही नहीं है भाई, अपन तो सीधा ही उसको टपका देंगे यूं ही तुरंत। तो उसने तो बहुत सारी गुप्त ऐसी किताबें कलेक्ट करके उसमें से एक मंत्र पढ़ा, गुप्त मंत्र उसने पढ़ा कि इस मंत्र का उपयोग करके एक आत्मा को बुलावा दे सकते हैं हम, और जिसकी फ़ोटो आप आहुति में दोगे उसके घर में भाई तगड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो ये भाई ने रात को जाके ये विधि जो थी वो पूर्ण कर ली। अब होता कुछ ऐसा है कि अगले 5-10 दिन के लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 11वें दिन से कार्तिक के घर में जो चीज़ होने की शुरू हुई ना भाई, बहुत ही भयंकर और गंदी चीज़। मतलब कि जब कार्तिक सोता था तो उसको इतने गंदे विचार आते थे कि भाई पूछो ही मत। वो भगवान के सामने जाता था तो भी गंदे विचार। उसकी मम्मी अगर एक दिन हुआ यूँ कि उसकी माँ खाना बना रही थी,
तो खाने में से बहुत सारे मरे हुए चूहे उसको दिखे, उसकी माँ को मरे हुए चूहे दिखे। तो वो एकदम से चिल्लाई और बाहर भाग के आ गई। जब उसके पापा को बुलाया कि ऐसा हुआ है कि एकदम अंदर से मरे हुए चूहे निकले, तो उसके पापा ने दिखा तो कुछ नहीं था वहाँ पे। फिर कार्तिक एक बार रात को उठा सुसु करने के लिए, तो कार्तिक को यूं ही अचानक से कोई ऐसे भयंकर ऐसा जीव दिख गया कि कार्तिक पैंट में ही हो लिया, है ना। तो ऐसा हुआ। तो मतलब ऐसे ऐसे रोज़ चीज़ें रोज़ का रोज़ बनता रहता था उनके घर में। उसके पापा को बिज़नेस में इतना बड़ा लॉस हुआ कि जो सुरेश चाहता था ना भाई, वही हुआ। मतलब कि वो चाहता था ना कि इसके पास जितने पैसे हैं उससे कम हो जाए, वही हुआ। इतना लॉस हुआ उसके पापा को कि जहाँ कार्तिक 15,000 भी उड़ाने को सोचता नहीं था, यहाँ आज 15 रुपये के लिए उसकी मम्मी के पास जाने लगा। ये हुआ उसके पापा के पास, इतना बड़ा लॉस हुआ बिज़नेस में। अब ये काले जादू का काफ़ी असर था। एक बाजू पैसों की दिक्कत हो गई और एक तरफ ऐसे सब चीज़ें घर में होती थी। कार्तिक की जो मम्मी थी वो काफ़ी बीमार हो गई भाई, बाहर से पैसे लाने पड़े उनके इलाज के लिए। इतनी बुरी परिस्थिति हो गई कि भाई घर में पूछो ही मत। उसके मम्मी पापा सबको इतने बुरे भयंकर सपने आते थे। एक बार हुआ यूँ कि खाना वाना सब बन के रेडी था और जैसे खा रहे थे धीरे धीरे, और खाने के अंदर से छोटी छोटी मतलब वो चीज़ें होती है जो ब्लैक ब्लैक करके मांस के टुकड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, पर वो थे प्योर वेजिटेरियन और उनके खाने में से वो मांस के टुकड़े निकले। तो ये देखकर कार्तिक के पापा मम्मी उन सब ने खाना एकदम से फेंक दिया, एकदम से डर गए कि ये क्या हुआ भाई, हमारे घर में ये सारी चीज़ें। तो लिटरली में वो होता नहीं था वहाँ पे, हकीकत में वो चीज़ें अंदर होती नहीं थी खाने में, सिर्फ दिखती थी, सिर्फ भ्रम होता था ये। पर ऐसा भ्रम, एकदम रियलिटी जैसा भ्रम भाई। तो घर में ये सब दिक्कतें चालू हो गई, एकदम भयंकर दिक्कतें। रात को कोई आके डराता था, कोई जैसे अपने पर साया मंडरा रहा हो, ऐसा लगता था भाई। उस आत्मा ने उस घर के अंदर इतनी बुरी हालत कर दी थी कि किसी चीज़ को एकदम निचोड़ लिया हो तो वो कैसा हो जाता है, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। और उसकी मम्मी की तबीयत दिन हर दिन में कुछ ना कुछ डॉक्टर कहते थे कि भाई इसको ये हुआ है, अब ये सही तो हो नहीं रहा है, इससे ज़्यादा ख़राब हो रही है, इससे ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसकी मम्मी को भी मतलब जैसे अंदर से वो पूरा मतलब किसी भी बॉडी को एकदम चूस लिया जाए तो वो कैसे हड्डी पसली हो जाती है, ऐसी बॉडी हो गई कार्तिक की मम्मी की। तो अब कार्तिक और कार्तिक के पापा काफ़ी परेशान हो गए इस चीज़ से। रिलेटिव्स सब थे वो आए उनके घर में, तो ये बात की कि अचानक से हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, ये सब हो रहा है। तो उनमें से उनके एक रिलेटिव थे, वो इन थोड़ी बहुत चीज़ों को अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने कार्तिक के पापा को कहा कि आप ये सब चिंता मत कीजिए, हमारे गांव में एक अघोरी बाबा है, ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, चुटकियों में आपके घर की ये सारी दिक्कतें मिटा देंगे। अब अघोरी बाबा जो होता है ना, अघोरी तो साक्षात शिव स्वरूप है, तो शिव अवतार है। अब अघोरी जो होते हैं ना, उन बहुत विद्या होती है उनके पास, काला जादू भी जानते हैं और सफ़ेद जादू भी जानते हैं। मतलब कि अघोरी जो होते हैं ना, उनके पास चीज़ें भी सारी यही होती है। स्मशान में बैठना होता है, विधि विधान करना होता है, ऐसी ऐसी विधियाँ करनी होती है कि भाई जिससे अलग ही चीज़ हो जाए। तो भाई उन अघोरी बाबा के पास सारी फैमिली को ले गए। तो उन्होंने कहा, बाबा ने देखा सब चीज़ें। जैसे ही कार्तिक और कार्तिक की फैमिली को उन बाबा ने देखा ना, तुरंत कह दिया कि भाई आपके घर में एक भयंकर आत्मा है और वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, आपके घर को जस्ट 2 या 3 महीने में पूरा निचोड़ लेगा। मतलब कि आप जिस महल में रहते थे ना, अच्छे खासे घर में रहते थे ना, अब आप रोड पे आ जाओगे, इतनी बुरी आत्मा है आपके घर में। तो ये सुनकर कार्तिक और कार्तिक के पापा की आंखें खुली रह गई। उन्होंने कहा कि बच्चा, तुम्हारी जो बीवी है ना, उसको हॉस्पिटल या ऐसे चक्कर मत लगाओ, यहाँ पर लेकर आओ। तो कार्तिक की मम्मी को वहाँ पर लेके गए सब लोग। अघोरी बाबा ने कहा कि इनको यहाँ पे बिठाओ, वहाँ पर बिठाया। उन्होंने क्या किया कि कुछ पानी को अभिमंत्रित किया, गंगा जल को अभिमंत्रित किया और उन पर छिड़का। फिर बाद में भस्म थी, वहाँ पर मरे हुए इंसान की भस्म जो होती है भोले बाबा पर अर्पित की जाती है। मतलब हमारे जो उज्जैन के महाकाल मंदिर में
उनके पास वो भस्म थी, उस भस्म पर उन्होंने कुछ मंत्र बोले, कुछ किया, और वो उस मंत्र से उसकी मम्मी पर छिड़काव किया उस भस्म का। जैसे ही छिड़काव किया उसकी मम्मी एकदम से तुरंत से उठ गई, और जैसे कि उसकी मम्मी के अंदर से बहुत ज़्यादा वज़न कम हो गया हो और एकदम ही शरीर ऐसे हल्का हल्का हो गया हो, ऐसा लगा, मतलब कि उस आत्मा ने हावी भी कर लिया था उनको। तो हुआ यूँ कि जब उन पर छिड़काव किया तो उनकी मम्मी, मतलब कार्तिक की मम्मी को तो काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन उनके घर में अभी भी ये सब चीज़ें चालू थी। तो उन्होंने वो जो भस्म थी ना थोड़ी बहुत, वो एक छोटे से पॉकेट, मतलब छोटे से पाउच में भर के दी कि जैसे ही आप घर में एंटर करो, पहले अपना पैर घर में रखो ना, उससे पहले ये सारी भस्म है ना अपने घर में छिड़क देना एक बार। तो वो कुछ अभिमंत्रित भस्म थी, तो अपने घर में जैसे ही छिड़की भस्म, तो अपने घर में जैसे ही भस्म छिड़की तो पूरे घर से वो नेगेटिव एनर्जी थी वो बाहर निकल गई, क्योंकि भाई जो भस्म थी वो कोई ऐसी वैसी भस्म नहीं थी, वो भोले बाबा की भस्म थी और अभिमंत्रित थी। तो उसके बाद जाकर कार्तिक के घर में ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी धीरे धीरे कम होने लगी, और उसके पापा को भी, उसका पापा जो बिज़नेस था उसके पापा का, वो भी काफ़ी अच्छा चलने लगा, और जो भी सिचुएशन पहले थी वो धीरे धीरे वैसे होने लगी। तो अब इस स्टोरी से आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वो कोई एरा गैरा ब्लैक मैजिक नहीं होता है भाई। एरा गैरा कोई मैजिक नहीं होता है, वो जादूगर हमारे स्कूल में आके दिखाता है ये वो सब तो हो गया। ब्लैक मैजिक काफ़ी भयंकर होता है, मतलब कि इस चीज़ को किसी पर छोड़ना भी भयंकर होता है। बदले, अगर किसी को बदला भी लेना है ना आपको, तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो और कह लो कि भाई मेरी गलती हो गई, तू माफ़ कर दे। उस बंदे को गिल्ट फील होगा और आपको माफ़ कर देगा, और अगर आपकी गलती है तो आपकी गलती नहीं है तो उससे प्यार से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बदला मत लो, ये सारी चीज़ें बहुत गलत होती है भाई। क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुन रखे हैं कि ब्लैक मैजिक किसी पर छोड़ना, ब्लैक मैजिक करना, ये काफ़ी बुरी चीज़ होती है। और एक आखिर में वीडियो के एंड में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि देखो, ब्लैक मैजिक जो होता है ना, आपने अगर एक लाइन सुनी हो उसको कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का। अब जो चंडाल का कार्य है ना, चांडाल क्या करता है, ऐसे ही कार्य करता है। अब जो चांडाल का कार्य होता है ना, वो सेम इसी तरह होता है। तो अगर किसी पर ब्लैक मैजिक करना और किसी का बुरा करना, वो एक चांडाल का कार्य होता है। और अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, तो वो ही अकाल मृत्यु मरता है। मतलब उसकी मृत्यु जो होती है ना, वो काफ़ी पीड़ित होती है, काफ़ी पीड़ा देकर जाती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था हमारे गांव में, जो एक भाई रहता था, वो सब पर ऐसे काले जादू छोड़ता था, बहुत ऐसे, मतलब एकदम ही वो ब्लैक मैजिक का किंग मानो, इतनी सारी चीज़ें उसको आती थी ब्लैक मैजिक में। तो वो ब्लैक मैजिक करता था, और जब उसकी मौत हुई ना, तो उसके मुंह के अंदर से इलियाँ फूट रही थी भाई। वो छोटी छोटी इलियाँ जो आती है ना, वो फूट रही थी उसके मुंह से, और पूरे यहाँ वहाँ से सब निकल रही थी। इतनी बुरी मौत हुई उसकी कि उसको, मतलब उसने अपनी आधी जो पीछे की लाइफ थी ना, वो भी अच्छी नहीं जी पाया वो। तो प्लीज़, ये ब्लैक मैजिक जो है ना, वो सब सुनने में ही अच्छा लगता है और वीडियो देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ों में पढ़ना काफ़ी बुरी चीज़ है। तो प्लीज़ यार, कोई बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण कोई गलती हो गई हो या वो सब आपको इरिटेट किया हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हर हर महादेव।